अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः, कार्तिक पौर्णिमा, दिनांक 7 ना 8 है, 8 नोव्हेंबर 2022, चरक शारीस्थान अध्याय 7। शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तत्र अयं शरीरस्य अङ्गविभागः तद्यथा द्वौ बाहौ द्वे शक्तिनि शिरो ग्रीवम् अन्तराधि इति षडङ्गमङ्गम्। तो शरीर का अंग विभाग इस प्रकार का है, दो बाहु दो शक्ति शिरो ग्रीव एक पकड़ा गया है और अंतराधि इति षडङ्गमङ्गम्। त्रीणि सषष्टीनि शतानि अस्नां सह दन्तोलूखल नखेन। तो 360 अस्थि है दंत उलूखल नख, इनको साथ में पकड़कर। तद यथा द्वात्रिंशत् दन्तः द्वात्रिंशत् दन्तोलूखलाः खलानि विंशतिर्नखाः षष्टिः पाणिपादाङ्गुल्यस्थीनि विंशतिः प्राणिपादशलाकाः चत्वारि पाणिपादशलाकाधिष्ठानानि द्वे पार्ष्ण्योः अस्थीनि चत्वारः पादयोर्गुल्फाः द्वौ मणिकौ हस्तयोः चत्वारि अरत्न्योः अस्थीनि चत्वारि जङ्घयोः द्वे जानुनि द्वे जानुकपालिके द्वौ ऊरुनलकौ द्वौ बाहुनलकौ द्वौ अंशौ द्वे अंशफलके द्वौ अक्षकौ एकं जत्रु द्वे तालुके द्वे श्रोणिफलके एकं भगास्ति पञ्चचत्वारिंशत् पृष्ठगतानि अस्थीनि 15 ग्रीवायां 14 उरसि द्वयोः पार्श्वयोः 24 पर्शुकाः तावन्ति स्थालकानि तावन्ति चैव स्थालकार्बुदानि अर्बुद एकं हन्वस्ति द्वे हनुमूलबन्धने एकास्ति नासिकागण्डकूटललाटं द्वौ शङ्खौ चत्वारि शरकपालानि इति एवं त्रीणि सषष्टीनि शतानि अश्नां च दन्तो उलखलनखेन इति। दन्तानाम् उलूखला यत्राश्रिताः दन्ताः यद्यपि नखा विविधाश्रितपीते मलभागपोष्यत्वेन मले एव प्रक्षिप्ताः तथापि यः अस्थिता रूपयोगस्यापि विद्यमानत्वात् अस्थिगणनायां पठिताः।
प्रत्यङ्गुलि पर्वत्रयं तेन 20 अङ्गुलीगतम् अस्नां 23 भवति। वृद्धाङ्गुष्ठे यत् हस्तपादप्रविष्टं तत् तृतीयं पर्वं नेयम्। वृद्धाङ्गुष्ठशलाका अपि स्वल्पप्रमाणात् ज्ञेया। अङ्गुलीनां शलाका यत्र संलग्नाः तच्छलाकाधिष्ठानम् जानुजङ्घोर्वो सन्धिः अक्षकौ अर्वाक् जतृसन्धेः कीलकाः। तालुके तालवस्थेनि भगास्ते अभिमुखं कटिसन्धानकारकं तृतीयकस्ति। स्थालकानि इति पर्शुकानां मूलस्थानलग्नानि। स्थालकार्बुदानि तु पर्शुकामूलानि अर्बुदाकाराणि अस्थीनि। अर्बुदाकाराणि पर्शुकासु मध्ये स्थितानि अर्बुदाकाराणि अस्थीनि इति पाठः। नासिका गण्डकूटललाटानाम् एकमूलत्वात् एकमेव अस्ति गणनीयम्। ये तु पृथक् गणनां कुर्वन्ति तेषां नासागण्डकूटललाटानां त्रयाणां त्रीणि एव अस्थीनि इति न संख्यापूर्णम्। अंगुली प्रमाण कैसे मोजावे? भावी साठे ने इसके बारे में प्रयास किए हैं। वो शारीरिक क्रिया के ही अध्यापक थे और उनके हिसाब से वर्नियर कैलिपर से 4 अंगुलियां जो है वो एक साथ पकड़नी है और फिर उसको 4 से भागना है, तो फिर जो मिलेगी वो 1 अंगुली का प्रमाण इस प्रकार का मिलेगा। तो ये उनका बताया हुआ इस प्रकार का है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन इस प्रकार का है, ट्रांसवर्स मेजरमेंट 4 अंगुलों को इकट्ठा करके अगर उसका मेजर करेंगे तो 4 अंगुल का प्रमाण मिल जाएगा, उसको 4 से भाग कर ये मिलेगा। पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि तद्यथा त्वक् जिह्वा नासिका अक्षिणी कर्णौ च पंचबुद्धीन्द्रियाणि तद्यथा स्पर्शनं रसनं घ्राणं दर्शनं श्रोत्रमिति पंचकर्मेन्द्रियाणि तद् हस्तौ पादौ पायुः उपस्था जिह्वा चेति। हृदयं चेतनाधिष्ठानम् एकम्। दश प्राणायतनानि तद्यथा मूर्धा कंठा हृदयं नाभिः गुदं बस्ति ओजः शुक्रं शोणितं मांसमिति तेषु षट् पूर्वाणि मर्म संख्यातानि। तो इन्होंने शुरुआत जो की है वो अस्थि से की है और अस्थि संबद्ध मांस सिरा स्नायु वगैरह इस प्रकार से हो, तो शायद अस्थि को पहला महत्व इस प्रकार का दिया है। और फिर इंद्रिय अधिष्ठान के बारे में बोलते हैं। ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। हृदय चेतनाधिष्ठानम एकम, ये थोड़ा सा अजीब है रेफरेंस। और फिर प्राणायतन के ऊपर आते हैं। तो ये आयुर्वेद की खासियत इस प्रकार की होगी कि वाइटल ऑर्गन्स की कंसेप्ट मॉडर्न एनाटॉमी में है या नहीं है, इससे मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मर्म का विचार आयुर्वेद की एक खासियत इस प्रकार की रहेगी। और मूर्धा कंठ हृदय नाभि गुदा और बस्ती, ये छ जो है वो मर्म भी है। और शुक्र शोणित मांस, नहीं, ओजा शुक्रम शोणितम मांसम, ये 4 फिर भी प्राणायतन इस प्रकार के है।
तो मुझे लगता है द्वादश प्राण बताए गए हैं। और अग्निशोमीयत्व एक प्राण का वैशिष्ट्य इस प्रकार का है। और मर्म के बारे में किन मर्मों में किस प्रकार के प्राण रहते हैं इसका वर्णन है। तो पंच प्राण की बात की जाती है, वो शायद 5 वायु इस प्रकार के है। और हमारे यहाँ द्वादश प्राण बताए गए हैं। और प्राणायतन 10 है। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, मूर्धा, कंठ, हृदय, नाभि, गुद। गुद बीच में आया है, बस्ती पहले आना चाहिए था, नहीं तो गुदा और बस्ती। ठीक है, एक बार टीका भी पढ़ते हैं इसकी। यह दश प्राणायतनेषु दश प्राणायतनयुक्तो शंखौ परित्यज्य नाभिर्मांसञ्च गृहीतम्। तेन नाभिमांसयोरपि प्राणायतनत्वं तथा तथा शंखयोश्च पाठद्वय दर्शनात् बोद्धव्यम्। इत्युक्तं दश प्राणायतनीये दशैवायतनानि आहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिता शंखो मर्मत्रयं कंठो रक्तं शुक्रो रसी गुदम् इति। ये और अजीब है। शोणितम मांसंच। रक्त तो है यहाँ पे। शंख को छोड़ दिया और नाभि और मांस से पकड़ लिया। जितने प्राण उतने ही प्राणायतन होने चाहिए, ये डिफरेंस कैसे समझेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जितने प्राण उतने ही प्राणायतन है। एक प्राणायतन में 2 प्राण या ज्यादा भी प्राण रह सकते हैं। मुझे लगता है कि इन सभी के बारे में ज्यादा बहस नहीं की जाती, इसको समझने की कोशिश नहीं की जाती। तो थोड़ा मैं सोचना चाहता हूँ। प्राणायाम सूत्रात विस्थान सूत्रस्थानात वेगळे सांगितले, वामस्थानात वेगळे सांगितले, काही वेगळे का सांगितले आहे? तो एक चक्रपाणी दत्त ने जो उत्तर दिया है कि दोनों को पकड़ना चाहिए इस प्रकार से। शायद शंख का समावेश इसमें हो जाता है, मूर्धा में हो जाता है इस प्रकार से। और मर्मत्रयम कंठो रक्तम शुक्रो रसी गुदम। और वहां पे दशैव आते आयतना न्याहो एव शब्द का प्रयोग है। ये और अजीब है। मला जरा पाणी देते का थोडं? तो वहां पे द्वादश प्राण के बारे में भी उल्लेख है, सत्व रजस तमस वात पित्त कफ और पंचमहाभूत। क्या रह गया? ओष होगा शायद में, ओष। ये प्राण इस प्रकार के बताए गए हैं। मुझे थोड़ा सा लगता है कि
प्राण शब्द बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। वायु को भी प्राण इस प्रकार से कहते हैं, और जिनके ऊपर जीवन निर्भर है उनको भी प्राण इस प्रकार से कहते हैं। और जीवन से जुड़ा इस प्रकार का जो प्राण है, ये श्वासोश्वास प्रक्रिया के रूप में हमें समझ लेना चाहिए। और जब आत्मा शरीर को छोड़ जाता है, छोड़ के जाता है, तो प्राण उसके साथ चले जाते हैं। पंचाभिभूतास्त्वत पंचकृत्व पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयन्ति पंचेन्द्रियम पंच स्वभावयत्वा पंचत्वम आयान्ति विनाश काले। एक सुश्रुत में अजीब सूत्र आया है। हाँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में और सोचूंगा। तो ये ध्यान में रखेंगे विषय। एक जब हम गणपति वगैरह की प्रतिष्ठापना करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा उसमें एक बात होती है। और उसके मंत्र है प्राण प्रतिष्ठा के, ये वैदिक है। तो शायद वहां भी थोड़ा देखेंगे कि प्राण संकल्पना कैसे आ रही। पंच प्राण व यांचं उपप्राण संबंध असेल का? उपप्राण का तो मला प्राण सोडून गेला वर स्तनाचे विशेष परीक्षण करावे असे असेल का? स्थानांचे, या स्थानांचे विशेष परीक्षण करावे असे असेल का? ये तो बात हो सकती है। लेकिन जनरली अभी स्पंदमान जो भाव है, जिनमें कंटिन्यूअसली कुछ प्रोसेस चल रही है, जैसे कि हृदय है, नाड़ी है, फुफ्फुस है, तो उनका परीक्षण किया जाता है। और फिर वहां कोई भी क्रिया नहीं है तो गत प्राण बताते हैं इस प्रकार से। ठीक है, मैं अभी तो आगे बढ़ता हूँ, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि प्राण के बारे में थोड़ा सोचना है। पंचदश कोष्ठांगानि तथा नाभिश्च हृदयञ्च क्लोमच यकृच्च प्लीहा च वृक्कौ च बस्तिश्च पुरुषाधारश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उत्तरगुदञ्च अधरगुदञ्च क्षुद्रान्तरञ्च स्थूलान्तरञ्च वपावहनञ्च इति। हाँ, ये भी अजीब है थोड़ा सा। बस्ति मूत्राशय उत्तरगुदः यत्र पुरुषम् अवतिष्ठत येन तु पुरुषं निष्कामति तदधरगुदं वपावहं नैदस्थानं तैलवर्तिका इति ख्यातम्। तो ये कोष्ठांग बताई गई है। तो नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, बस्ती, पुरुषाधार एक अलग है, और उत्तर गुदा आधार गुदा भी अलग है। यहाँ पे उन्होंने पुरुषमवतिष्ठ तत् उत्तर गुदा, तो लेकिन उत्तर गुदा और पुरुषाधार ये अलग अलग है, तो ये मतलब नहीं रहेगा। बार बार सबके साथ च लगा है, इसका क्या मतलब है? दो तरीके से च लगाते हैं, एक अंत में लगाते हैं, नहीं तो हर पद के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पे ये रीति चुनी गई है कि प्रत्येक के बाद च लगाना इस प्रकार से।
बीच में किसी को लगाना नहीं लगाना ये बात नहीं होती। लगाते हैं तो सभी शब्दों के बाद लगाते हैं या सिर्फ अंत में एक बार लगाते हैं, इस प्रकार से। तो इसमें ज्यादा एम्फसाइज होता है, ऐसा थोड़ा सा मान सकते हैं कि हर बार च लगाने से ये भी है, वो भी है, वो भी है, इस प्रकार से। और सभी का समुच्चय इस प्रकार का होता है। ये चमक नाम की स्थिति होती है रुद्र में। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चमे 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 चमे, इस प्रकार से बार बार बात आती रहती है। तो ये सभी मुझे चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा, उस दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए, इस प्रकार से होता है। मूल मतलब कोष्ठांग क्या है और कोष्ठ क्या है, ये थोड़ा सा है। तो कोष्ठ जो बताए गए हैं, स्थानाम नामानि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च रुद्रनुकफुकुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, इस प्रकार से। और कोष्ठ रूपी अंग, इस प्रकार से ये वर्णन है। कोष्ठ, उस कोष्ठ का संबंध का कोष्ठ शाखा गति वगैरह में होता है। और ये इसमें है पुरुषाधार उत्तरगुद, अधरगुद इज, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? उसमें ऐसा होता है कि मल आकर वहां पे रुक जाता है उत्तर गुद में, और जब सेंसेशन आता है तो अधर गुद में जाके बाहर निकल जाता है, इस प्रकार से। वास्तव में इंद्रियों का काम क्या है? तो इंद्रियों का काम धारण करना ये है। जब ऐसी स्थिति हो कि वेग उत्पन्न हुआ है और जा नहीं सकते हैं, दूर है, कुछ भी है, इस प्रकार की स्थिति, तो उनको धारण करके रखना ये इंद्रियों का कार्य इस प्रकार का है। कभी कभी उदीरण करना ये भी काम इस प्रकार का होता है। ये उत्तर गोता तक आकर रुक जाता है, इस प्रकार से। और वैसे पुरुषाधार, ये जो पहले बताया, और पक्वाशय भी अलग बताया, इस प्रकार से आमाशयश्च पक्वाशयश्च। तो सारकिट्ट विभजन पक्वाशय में आरंभ हो जाता है, या पक्वाशय तक ये सारकिट्ट विभजन हो जाता है। किट्ट का आगे विभजन, मूत्र और पुरुष को अलग करना, ये पक्वाशय में आरंभ होता है। और जब वो पुरुष को धारण करता है तो उसको पुरुषाधार, ये आगे वाला थोड़ा का पक्वाशय का भाग, और उसके आगे उत्तर गुदा, और उसके आगे अधर गुदा, ये बात इस प्रकार की रहेगी। तैलवर्ती वपावहन, अग्नि से रक्षण करते का संदुक्षण, नहीं बता सकते। मेदोह श्रुतस का मूल स्थान इस प्रकार का बताया गया है। वृको मूलम वपावहन, इस प्रकार से। और शरीर में मांस, मेद, मज्जा और शुक्र, ये स्निग्ध इस प्रकार के धातु है। शुद्ध मांस से स्नेह सा वसा परिकीर्ति का, शुद्ध मांस का जो स्नेह है उसको वसा कहते हैं। उसके आगे ये मेदोवर्ती जो वपा वहन इस प्रकार की है, उसके आगे बोन मैरो है, मज्जा है, और उसके आगे शुक्र है, जैसे भी आगे आगे वाले स्नेह के भाव है। तो इसके बारे में थोड़ा जिक्र करना पड़ेगा। और स्थूलांतर भी आ गया है। क्षुद्रांतर, स्थूलांतर, पक्वाशय, पुरुषाधार, उत्तर गुद, अधर गुद। तो स्थूलांतर और
पक्वाशय या पुरुषाधार, इसमें क्या फर्क रहेगा? मुझे लगता है शायद किसी ने ज्यादा जिक्र नहीं किया है इन सभी के बारे में। और नाभि को अलग महत्व दिया गया है, ये भी एक अलग बात है। ठीक है। अभी इसके बारे में भी ज्यादा बहस नहीं हो सकती है, बट षट पंचाशत प्रत्यंगानि षट्सु अंगेषु उपनिबद्धानि। तो 56 प्रत्यंग है जो 6 अंगों में उपनिबद्ध इस प्रकार का है। यानी अपरिसंख्यातानि पूर्वम अंगेषु परिसंख्यायमानेषु तानि अन्यैः पर्यायैः प्रकाश्यानि भवन्ति। जिनको गिना नहीं गया है, पूर्वम अंगेषु परिसंख्यायमानेषु, अंग जो है परिसंख्यायमान इस प्रकार के षट बताए गए, तानि अन्यैः पर्यायैः प्रकाश्यानि भवन्ति, वो अन्य पर्यायों के द्वारा यहाँ पे प्रकट है, ऐसा समझ लेना है। तथा द्वे जंघापिंडिके द्वे ऊरुपिंडिके द्वौ स्पिचौ द्वौ वृषणौ एकं शेफा द्वे उखे द्वौ वंक्षणौ द्वौ कुकुन्दरौ एकं बस्तिशीर्षम् एकम उदरम द्वौ स्तनौ द्वौ श्लेष्मभुवौ द्वे बाहुपिंडिके चिबुकम एकम द्वौ ओष्ठौ द्वे सृक्कण्यौ द्वे दंतवेष्टकौ एकम तालु एकम गलशुंडिका द्वे उपजीविके। द्वे उपजीविके जनरली उपजीविका का मतलब युविला किया जाता है टी शेप्ड लार्ज इंटेस्टाइनचा विचार 3 भागात असेल काय? लेकिन स्थूलांतर के ही ये अगर भेद है, असेंडिंग ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन इस प्रकार से, तो स्थूलांतरा और उसके 3 भेद इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन स्थूलांतरा अलग, पक्वाधार पक्वाशय अलग, पुरुषाधार अलग, उत्तरगुदा अलग, अधरगुदा अलग, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एकम तालो एका गलशुंडिका द्वे उपजीविके एका गोजीविका द्वौ गंडौ द्वे कर्णशष्कुलिके द्वौ कर्णपुत्रकौ द्वे अक्षिकूटे चत्वारि अक्षिवर्तमानि द्वे अक्षिकनीनिके द्वे भ्रुवौ एका वटुः चत्वारि पाणिपादहृदयानि। चत्वारि थोड़ा अजीब है। एक बार टीका देखते हैं। द्वे जंघापिंडिके इत्यादि ग्रंथ वक्षमाणानि यानि इत्यादि यानि वक्षमाणानि षट् पंचाशत् प्रत्यंगानि पूर्वम अंगेषु हस्तादिषु षट्सु परिसंख्यायमानेषु अपि संख्याय अपरिसंख्यातानि। हाँ, वहां पे गिना नहीं है। तानि अन्यैः पर्यायैः प्रकाश्यानि भवन्ति इति योजना। पर्यायश्च जंघापिंडिकादयः शब्दा एव। एतेन हस्तादिषडङ्गकथनेन एव तदाश्रिता अपि जङ्घापीडिकादयः उक्ता एव। सम्प्रति तु अवयवविशेषव्यवहारार्थं जङ्घापिण्डिकादयः पृथक् उक्ता इति वाक्यार्थः। पूर्वम् अङ्गेषु इत्यस्य स्थाने पूर्वम् अन्येषु इति वा पाठः। तत्रापि अन्यशब्देन हस्तादीनि षडङ्गानि ग्राह्याणि। उखे इति कक्ष
शिरो पार्श्वयोनि निम्न भागौ। कक्ष शिरो, शिरो पार्श्व भी अलग हो गया। योनि, पार्श्वयो हो निम्न भागो, सॉरी योनि का संबंध नहीं है यहाँ पे। कक्ष शिरो पार्श्वयो हो निम्न भागो, तो शिरो पार्श्व होता नहीं है, शिरक पार्श्व होना चाहिए। उपुंदरौ स्पिचोरपेर उन्नत भागौ बस्तिशरो नाभे है अधः। एक तीव्र मंदाग्निचा पेशेंट पेशेंट के पेशेंट के नाभि से जलवत स्राव आ रहा था। अग्नि चिकित्सा करने पर वो स्राव बंद हो गया अपने आप। पेशेंट को रिलीफ तो मिल रहा था, पेशेंट को रिलीफ तो मिल गया, पर जलवत स्राव क्यों आ रहा? नाभि कोष्ठांग में सबसे पहले बताइए तो ये ख्याल आया। ओके, colon, rectum, anal canal and anus are four parts of large intestine. या उंडुक का कहीं पे निर्देश नहीं है। तो उंडुक एक अलग बात है। उंडुकस्थम मलम मलधरा कला विभजते, ये भी एक बात कही गई थी। और कंठस्य पार्श्वयो व्यवस्थितौ कठिनो भागो सुकन्यो वदनान्ते द्वे उपजीव्यके इति जिह्वाया अधोगता जिह्वा तथा उपरि गता ग्राह्य। एका जोगो जीविका इति गौरवाक् तस्याः कारणभूता जिह्वा गोजिह्वा। तेन वचन कारणभूता प्रधान जिह्वा एवं गृह्यते। तो जिह्वा के तीन भाग हो गए। एक मुख्य जिह्वा और अधोगता जिह्वा, उपरिगता जिह्वा। गी का मतलब वाणी होता है, गौहू उसका। कर्ण शुष्कुलिके कर्णगता वर्तकौ कर्णपुत्रकौ तो बाह्य कर्णौ एव कर्णगत आवर्तकौ। ये जो कर्ण में अभी टिम्पेनियम बोर्ड के बारे में बताते हैं, इसमें एक आवर्त जैसी संरचना होती है। वर्टिगो में इनका असंतुलन काम करता है, ऐसा मॉडर्न मेडिसिन मानती है। द्वे अक्षकनिनिके इत्यत्र कनिनिका शब्देन नासायाः समम् अक्षिसन्धिः अभिधीयते। अवटुः घाटा चत्वारि पाणिपादहृदयानि इति पाणियोः पादयोश्च तलानि मध्यानि चत्वारि इत्यर्थः। अच्छा, एतावत् एव षट्पञ्चाशत् प्रत्यङ्गानि पूर्यन्ते। पाणिपाद हृदयानि मुझे पता नहीं चला। तो पानी और पाद, इनमें जो तल हृदय मदम मर्म है वो ग्राह्य है, और वो चार है। कोलटकर सर का ये मानना था कि ये तल हृदय जो हस्त और पाद
के तल में है, मध्य में है, बीच में है, उसका हृदय से कुछ ताल्लुक होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, तभी उसको हृदय संज्ञा दी गई है। मैं जब नया नया पास आउट हुआ था तो मेरे पास एक केस आई कि ये तल हृदय मर्म के स्थान पर सूजन आई थी। उम्र भी करीबन 70 वगैरह इस प्रकार की थी, और डायबिटीज नोन था इस प्रकार से। तो मुझे लगा कि ये व्रणशोथ इस प्रकार का है। और फिर मैंने भीतर कुछ दवा दी, लेप लगाने के लिए कुछ दिया इस प्रकार से। हाँ, दूसरे दिन उनका फोन आया कि ये बढ़ गया है, तो आप विजिट करें, होम विजिट करें। विजिट के लिए जब गया तो देखा तो तल हृदय मर्म में, हाँ, मैंने उस समय जलोकावचरण किया, सॉरी। तो जलोकावचरण के पश्चात दूसरे दिन उनका फोन आया कि बढ़ गया है इस प्रकार से। तो देखने के लिए गया तो तलरुद मर्म में कुछ नहीं था, ऊपर नीचे शोथ आया था। तो मैंने समझा कि ये और बढ़ गया इस प्रकार से, और डायबिटीज था ही। तो एक बार शुगर चेक कर ली तो 200-250 आई। तो मैंने सोचा कि बेटर ऑप्शन नहीं है, तो मैंने गांगल सर को केस रेफर की ताराचंद में। उन्होंने देखी नहीं, हाउसमैन ने देखी, और उसने कहा ठीक है एब्सेस ही है, और उन्हें टेरामाइसिन उसने लिख के दे दिया। तो वापस आए और बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कहा जिसको मैंने देखने के लिए कहा था उन्होंने देखा ही नहीं एक्चुअली। तो फिर मैंने कहा ठीक है चालू रखो, हमारी दवाई भी चालू रखो इस प्रकार से। दूसरे दिन फिर से फोन आया कि अब जानु संधि में शोथ आ गया है। तो अचानक मुझे क्लिक हुआ ये आम बात है। और मैंने कभी ऐसा तल हृदय मर्म से आमवाद शुरू होता हुआ देखा नहीं था। बड़े संधियों से शुरुआत होकर संचारी वेदना, ये जो बात कही गई है, उस समय में संयोग से विमो गोगटे सर पुणे में आए थे। और मेरे घर पे आए थे। तो मैंने उनको दरख्वास्त की कि आप भी मेरे साथ चलिए पेशेंट देखने के लिए। वो आए। और फिर उन्होंने बता दिया नहीं ये अमवत ही है। फिर आर फैक्टर किया, वो पॉजिटिव निकला। फिर पेशेंट का कहना था कि हम एलोपैथी में चले जाते हैं। तो श्रीकांत बाग के पास चले गए। तो ये जब बात में फणसलकर जी उस समय थे, तो मैंने उनको जाकर बताया, और जैसे ही मैंने बताया कि यहाँ पे पांव तल के बीच में सूजन आई थी, तो एकदम वो सजग हो गए। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोले मर्मागत व्याधि है। मेरे ये सोच में नहीं था कि ये मर्मागत व्याधि है इस प्रकार से। और फिर सभी हकीकत बताने के बाद वो बोले कि ठीक है, लेकिन इस प्रकार का अमवात, इस प्रकार से अमवात की शुरुआत नहीं होती है, ये पहली बार इस प्रकार का हुआ। तो ठीक है, वो केस मेरे पास टिकी नहीं। लेकिन कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये मर्म है, और शायद एक तलरुत मर्म में चिकित्सा करके हृदय में चिकित्सा हो सकती है। मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, लेकिन ध्यान से निकल गया था। हृदरोगी तो होते हैं। तो एक्यूप्रेशर या फिर हल्के हाथ से मसाज करना तल हाथ तल पाँव में, तल हृदय मर्म के ऊपर, ये सभी हृदरोगियों में हम कर सकते हैं। क्या देना है ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। शायद अर्जुनारिष्ट भी प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। तो अश्वारिष्ट है तो शीघ्र
अपनी वैवाहिक विकास या एक्शन के साथ हृदय में पहुंच जाएगा, ये शायद हो सकता है। या गुरुत्व तैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये अलग बात रही। तो अभी ये तल हृदय मर्म के जरिए ये ध्यान में आया इस प्रकार से। तो उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और ये जो नाभि की बात बता रही थी कि स्राव क्यों हो रहा था वहां से इस प्रकार से, तो ये तो नॉर्मल नहीं है, इसमें संदेह की बात नहीं है। शायद अग्निमांद्य और गृहिणी की चिकित्सा की गई और उससे फायदा हो गया, ये स्पष्टतया दिख रहा है। लेकिन ये स्राव कहाँ से आता है, ये थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का हो जाएगा। एक तो नाभि मल जो है वो मांसमल है, जो सभी इस प्रकार से अवकाश, कर्ण, नेत्र, नासा, ये सभी है नाभि मल। ये सभी मांस धातु के मल है, तो उसका कुछ संबंध रहेगा। और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। और क्लेद बढ़ गया है इस प्रकार से सोच के कुछ कर सकते हैं। शुरू में रुक्षण चिकित्सा या वहां पे कुछ उद्वर्तन वगैरह इस प्रकार का प्रयोग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इन सभी के बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचना है, ऐसा मुझे लगता है। कि हमारा शरीर कुछ है ही नहीं, बकवास है ऐसे करके, और मॉडर्न एनाटॉमी से कुछ ताल्लुक नहीं रहता, इसलिए ये छोड़ दिया जाता है। तो खास करके एनाटॉमी के जो अध्यापक है उनके लिए ये आवश्यक इस प्रकार का होगा, उनका कर्तव्य होगा रादर, कि इन सूत्रों को समझने की कोशिश करे, प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश करे। दुर्दैव से एनाटॉमी ये सबसे दुर्लक्षणीय इस प्रकार का विषय है। मला पण हे धर दुर्लक्षणीय इस प्रकार का विषय है। पहले लोग क्लिनिकल में जाते हैं, काय चिकित्सा हो, गायनेक हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, शल्य तंत्र हो। फिर वो नहीं हुआ तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में द्रव्य गुण रसशास्त्र वगैरह होते हैं, और वो भी नहीं हुआ तो संहिता, और वो भी नहीं हुआ तो फिजियोलॉजी पहले, उसके बाद में एनाटॉमी। ये लोगों का क्रम रहता है कि कुछ ना कैसे करके एमडी होना है। तो दूसरे किसी विषय में एडमिशन नहीं मिली हो तो एनाटॉमी में एडमिशन ले लेते हैं। और मतलब सिर्फ एमडी पाने का होता है, समझने की बात नहीं होती। कोलटकर सर का ये कहना था कि हमें सभी विषय सिखाने चाहिए। नाभिक के यहाँ कोई फिस्टुला और साइनस होगा क्या, और एनी अदर पैथोलॉजी। फिस्टुला साइनस हो सकता है, ज्यादातर नाभि में देखा जाता है वो हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, ये देखा जाता है। और नाभि मर्मस्थान होने के जरिए ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। वैसे मॉडर्न मेडिसिन में तो ऑपरेशन बिल्कुल आसान माना जाता है, लेकिन मैंने 2 केसेस देखे हैं कि जिनमें अम्बिलिकल हर्निया ट्रीट करते हुए पेशेंट की डेथ हो गई आगे। ये तो मैकेनिकल है, फट जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है कुछ मरीजों में इस प्रकार से। लेकिन नाभि क्या है वास्तव में, ये एक देखने की चीज इस प्रकार की रहेगी। गर्भावस्था में
अपरा जो कनेक्ट होती है वो नाभि को कनेक्ट इस प्रकार से होती है, और वहां से ये जो सिरा जालक है उसके जरिए पूरे गर्भ शरीर में पोषण होता रहता है। अब मॉडर्न मेडिसिन तो ऐसा मानती है कि एक बार जन्म हो गया, नाल कर्तन हो गया, तो इसका कोई रोल नहीं रहता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है अग्नि स्थान करके नाभि का एक अलग महत्व इस प्रकार का है, पित्त का भी स्थान इस प्रकार से है। और ये सर्कुलेशन की जो बात है वो शायद तभी भी बाद में भी होती है इस प्रकार से। तो कोलटकर सर निश्चय पूर्वक सभी विषय पढ़ाते थे। वैसे संविता तो उनका अधिकार ही था, फर्स्ट ईयर में या चरक संहिता वगैरह तो पढ़ाते ही थे, निदान चिकित्सा भी पढ़ाते थे। और गायनेक वाले अध्याय जो है वो और शारीर को भी पढ़ाते थे। तो उनका कहना था कि जब हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाना है इसलिए पढ़ते हैं, तो ज्यादा जानकारी होती है। तो इसके ऊपर ज्यादा बहस करेंगे तो इसके बारे में ज्यादा ज्ञान इस प्रकार का होगा, और हम विचार करने लगेंगे क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक अनुभव बताया था। नाभीला काही नखक्षता असं झालंय का बघणं हे आधी, कारण अशा लोकांना सवय असते, माझ्याकडे असा पेशंट होता, त्याला यूएसजी केली काही नाही, खूप दिवस असंच राहिला, मग रोज आंघोळ करताना तो असं नखाने नाभी क्लीन करतात हे कळाले, ते बंद करायला सांगितले आणि पुढच्या 2-3 दिवसात स्राव ताटली बंद, आणि परत कधी आतापर्यंत नाही झालं, 5 वर्ष. ओके. अच्छा अनुभव है। नाभि में इस प्रकार का ड्राई मल भी आता है, शुष्क मल भी आता है, निकाला जाता है। नो पैथोलॉजी फाउंड, इन्वेस्टिगेशन सीएसजी ऑल नॉर्मल। तो मुझे लगता है कि नाभि का निर्माण कैसे होता है ये थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये कुनख के बारे में ये सिराओं के अग्र है, ये जब पता चला शारीर से, तो जलोकावचरण में उसका फायदा होगा, एस कोलटकर सर ने सोच लिया, और हफ्ते में एक बार जलोकावचरण इस प्रकार से अगर उस नाखून को करते रहेंगे, मूल में करते रहेंगे, तो नख सुधर जाता है, ऐसा उनका अनुभव है। मेरा भी एक कुनक है, मैंने कई कभी बार सोचा, अभी तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये बात हो सकती है। और मेढ्र जो है वो उदर के ऊपर जो स्नायु है उनके निवेश का इस प्रकार का स्थान है। स्नायु और सिरा है मेरे ख्याल में। तो एक मरीज में मेड्रोथान होता था, उम्र काफी ज्यादा थी, 72 से ऊपर थे, और अचानक मेड्रोथान होता था, शुक्र का कोई संबंध नहीं था। कोई मन में विचार होते थे वगैरह इस प्रकार का नहीं था, लेकिन वो बेचैन बहुत करता था। तो शुरू में सर मैं नाग और वंग वाला इस प्रकार का कुछ रसायन, मेहांतक रसायन का प्रयोग किया। तो उसे राहत मिली, लेकिन पूरी तरीके से नहीं मिली। तो ये रेफरेंस जब देखा कि सिराओं का वो मूल अग्र है इस प्रकार का, तो फिर वंग को छोड़ दिया और केवल लोह भस्म इस प्रकार का प्रयोग किया, तो उससे भी राहत मिली। फिर सुवर्णमाक्षिक का प्रयोग किया, फिर पहले ताप्यदी लोह दिया था शायद मेरे ख्याल में, फिर केवल लोह भस्म दे दिया, फिर सुवर्णमाक्षिक दे दिया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसी से रोगी ठीक हो गया। तो ये रक्त का इस प्रकार का संबंध
मेढक से होना ये एक अलग बात इस प्रकार की है। तो शारीर को नो पैथना, तो शारीर को हम भली भांति अगर समझने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ बात अलग इस प्रकार की होगी, और उसका एनाटॉमी से संबंध होना ही है ये बात छोड़ देनी है। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ये अपना शरीर है ऐसा समझ के आगे बढ़ना है। ये जो मैंने आरडी लेले से मेरी बात हुई थी, मैंने बताई थी कि उनका कहना था कि वमन जो है वो स्टमक वॉश है। मैंने कहा नहीं नहीं, स्टमक वॉश नहीं है, वहाँ दूसरे जगह से दोष कोष्ठ में आते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा मुझे एनाटॉमिकल कनेक्शन दिखाओ कि कैसे आएंगे इस प्रकार से। मैंने कहा नहीं यार, एनाटॉमी तो आपकी है, हमारे यहाँ कोष्ठ शाखा गति है, तो ये शाखाओं से दोष कोष्ठ में आ जाते हैं और बाहर निकाले जाते हैं। अब ये कैसे काम करती है ये क्या बात है, कोष्ठ शाखा गति ये इस प्रकार से। तो मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना है, क्योंकि हमारा ये प्रैक्टिकल है। रोग कैसे निर्माण होते हैं, दोष कहाँ से कहाँ कैसे जाते हैं, और उनको वापस कोष्ठ में कैसे लाना है और बाहर कैसे निकालना है या शमन करना है, ये हमारी खासियत है। मॉडर्न एनाटॉमी में उसका कोई भी कनेक्शन नहीं पाया जाएगा। फिर भी हमारे हिसाब में तो ये काम करता है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो हम उसको देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। किडनी फेलियर जैसे विकारों में मॉडर्न मेडिसिन कुछ नहीं करती है, लेकिन आयुर्वेद कर पाता है। चाहे हमारे यहाँ किडनी का कोई वर्णन नहीं है, केवल मेदो स्रोतस का मूल स्थान है, या ये छोड़कर बाकी कुछ भी बातें नहीं है, ना ही उसका बस्ती से कुछ रिलेशन बताया गया है। हाँ, फिर भी हम किडनी फेलियर को ज्यादा अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन नहीं ट्रीट कर सकता इस प्रकार से। तो हमें इन सभी के बारे में गंभीरता से विचार करना है, तो शायद अ, हम इसमें आगे काफी तरक्की कर सकेंगे। तो बार बार पढ़ना, और खास करके एनाटॉमी के लोगों के लिए ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा कि बार बार ये पढ़ते रहे। ये लखनऊ में क्या नाम है उनका, वहाँ पे एनाटॉमी के हेड, उनकी किताबें वगैरह भी है। थत्ते थत्ते यदुनाथ थत्ते का नहीं, यदुनाथ थत्ते लेखक है। हाँ थत्ते। तो उनका काम इसमें ज्यादा है ऐसा बताते हैं। तो मैं कभी मिला नहीं, मला आवाज येत नाहीये। रीज्वाइन करो आप, अभी तक तो आ रहा था, आएगा फिर से। तो मैं तो मिला नहीं। हमने त्रिस्कंद कोश के प्रसार के लिए हम लखनऊ भी गए थे, और पहले सूचित करके गए थे कि हम इस प्रकार से आए त्रिस्कंद कोश के बारे में बोलने वाले हैं। और पहले जयपुर गए, फिर दिल्ली गए, वाराणसी गए, और वाराणसी से लखनऊ होके फिर वापस आ गए। फिर भी उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं ली थी हमारे खत की। जब पहुंचे तो बोले हाँ आप आने वाले थे ना। तो फिर इसको बुलाओ उसको बुलाओ, ये रूम अरेंज करो, अध्यापकों को बुलाओ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से कुछ किया। किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी ये क्या बोलने वाले हैं, क्यों आए हैं, पुणे से आए हैं वगैरह वगैरह। संयोग से जयपुर में जब पहुंचे, पहले जामनगर में गए थे, उससे पहले जामनगर में गए थे। जामनगर में मैंने अंग्रेजी में व्याख्यान दिया। जयपुर में चले गए तो उपाध्याय जी मिले। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि इस प्रकार से त्रिस्कंद कोश में काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस है निजी, और एमडी पीएचडी है, किया है संस्कृत में एमए किया है इस प्रकार से।
तो फिर उन्होंने संस्कृत में वार्तालाप आरंभ किया। तो मैं भी संस्कृत में बोलने लगा, तो हम दोनों की चर्चा 1 घंटे तक हो गई इस प्रकार से। तो बहुत प्रसन्न हुए। फिर शाम को उन्होंने उनके घर बुलाया खाने के लिए। और मैंने पहली बार हिंदी में व्याख्यान दिया त्रिस्कंद कोश के बारे में। और पता चला कि अरे ये तो ज्यादा आसान है। अंग्रेजी में बोलने के बजाय ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। फिर वाराणसी में भी मैंने हिंदी में ही दिया, लखनऊ में भी हिंदी में ही दिया इस प्रकार से। लेकिन वाराणसी में भी किसको दिलचस्पी नहीं थी। ये शायद उपाध्याय के वजह थोड़ा जयपुर में रिस्पांस मिला अच्छा। ये बीएचवी में कुछ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लखनऊ में तो उससे भी बेकार परिस्थिति थी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है, या उस समय में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास थीम थी और हम काम कर रहे हैं। 1995 की बात है। और 2002 में पहला लक्षण कोश पब्लिश हुआ, उसके काफी बरसों के बाद। उसमें भी एक अजीब चीज थी कि दर्शन शंकर पुणे आने वाले थे। तो हम सोच रहे थे कि ये पब्लिकेशन कैसे करवाए वगैरह इस प्रकार से। तो मैंने जिक्र किया कि आप एक बार फिल्म मूवी में आ जाइए। तो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने सुझाव दिया कि ये वैलिडेट होना चाहिए किसी दूसरे वैद्य के जरिए। तो उन्होंने नरेंद्र भट्ट और दिल्ली वाले भगवान दास, ये दो नाम सुझाए। तो फिर उनको न्योता दिया गया, वो दोनों आए, दोनों ने काम देखा इस प्रकार से। तो उस समय में मैंने कहा था कि हम लक्षण कोश पूरा प्रिंट करेंगे। तो सभी कह रहे थे कि पूरा प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हर एक के कुछ पत्ते प्रिंट करेंगे और दिखाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, जब तक पूरा सामने नहीं आएगा तब तक ये कितना मामला संगीन है और कितना बड़ा है ये सामने नहीं आएगा। तो उसके पिछले दिन हम रात 9 बजे तक त्रिमवी में थे, प्रिंटिंग चल रहा था। और 3,000 पृष्ठ प्रिंट करने थे इस प्रकार से। लेकिन वो प्रिंटिंग किया। और ये 6 वॉल्यूम में था इस प्रकार, 500-500 के एक वॉल्यूम में स्पाइरल बाइंडिंग करके। मैंने जब उनके सामने रखे तो ये टीमवी वाले भी अचंभित हो गए। उनको लग रहा था ये क्या काम कर रहे हैं, इतने बरसों से काम कर रहे हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है। और जब देखा कि इतना बड़ा वॉल्यूम है जो पूरा संस्कृत में है और इस प्रकार से परिशिष्ट वगैरह सभी के साथ में है, तो फिर भगवान दास और ये दोनों नरेंद्र भट्ट दोनों प्रसन्न हुए कि ये अच्छा काम है, वैलिडेट हो गया काम इस प्रकार से। मैंने वैलिडेशन के बारे में सोचा ही नहीं था कभी। हम काम करते रहे इस प्रकार से। लेकिन आगे चलकर लक्षण कोश के जैसे हेतु कोश और औषध कोश, ये तीनों पब्लिश हो गए। तो 14,400 पृष्ठों का काम है। और फिर आगे हम एक एक वॉल्यूम लेके जाते थे सभी का। तो ये भी 42 किलो वजन था 13 वॉल्यूम्स का, 14,400 पृष्ठों का। तो ये वहन करना भी काफी मुश्किल बात थी। साथ में लेके जाना इस प्रकार से पूरा का पूरा सेट जो है वो लेके जाना काफी महत्वपूर्ण बात थी। और मुझे याद आया कि ये ज्ञान कोशकार गवि केतकर, उनकी पत्नी ने उनके बारे में लिखा है कि ये ज्ञान कोश को अपने सर पे उठा के बेचने के लिए जाते थे। और उस समय में अगर उनको एक कप चाय भी लोग देते तो उनकी आयु बढ़ जाती। लेकिन बहुत सारा भटकने के बाद, बहु लोगों को मिलने के बाद कोई एक आध व्यक्ति परचेस करेगा ज्ञान कोश, क्योंकि किसी को इसकी महत्ता ही नहीं है। तो मैं अपने लोगों को कहता था कि देखो हमारी तो इतनी बुरी हालत नहीं है कि हमें सर पे उठा के
दारू घर घर गा के बेचना है, इस प्रकार से एडवर्टाइज का जमाना है। लगता है कि आपकी एक भी एक ऑटोबायोग्राफी होनी चाहिए। मैं बहस करूंगा इसके बारे में। वैसे मैं त्रिस्कंद कोश के बारे में लिखना चाहता था, और ये जो माधवाय स्वाहा पब्लिश हुआ उसमें मैं पब्लिश करना चाहता था, लेकिन समय नहीं मिला और मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन वो मैं इसलिए करना चाहता था कि त्रिस्कंद कोश के बारे में हमने काफी गहराई में जाकर सोचा है। अब सभी का रिफ्लेक्शन प्रातिपदिक कोश में आ रहा है। और सचमुच बहुत लगन से ये काम किया गया है। लोग समझते नहीं है, ये अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन उससे काम का महत्व कम नहीं होता। काम वास्तव में ही बहुत अतुलनीय इस प्रकार का काम है। तो जितने मैंने विचार किए थे उस समय में, वो सभी प्रासंगिक थे। ये अभी मुद्दा चल रहा है उसके बारे में ये किया, वो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में किया, इस प्रकार से। वो मुझसे भूल न हो जाए उनके बारे में, मैं भूले नहीं उसको। इसलिए ये लिख देना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा था। थोड़ा सा उसका सारांश पब्लिश हुआ है माधवाय स्वाहा में, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं अगर मानता हूँ कि ये टिक जाए, आगे कोई भी इस प्रकार का कार्य अगर करने की सोचे, तो उसके लिए मार्गदर्शक बन जाए। वैसे प्रातिपदिक कोश को लेकर भी ये बात हो सकती है। जब प्रातिपदिक कोश पूरा हो जाएगा तब ये बात हो सकती है कि त्रिस्कंद कोश दडन गडन ये मराठी में मैं लिखना आरंभ किया था। तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।